वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट्स। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो चलें आए देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। एन आयरन कोर ऑफ 2 हेनरी इज प्लेस्ड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 450 ओम। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक आयरन कोर जो है लगाई गई हुई है, यानी कि एक इंडक्टर उसमें लगाया गया है। इंडक्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें से जब करंट पास होता है तो वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करती है और ये करंट में चेंजेस को रोकती है। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो है वो लगाई गई है सर्किट में, और किसके साथ लगाई गई है? एक रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस यानी कि एक ऐसी डिवाइस लगाई गई है जो कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है कि वो कितनी रुकावट पैदा कर रही है करंट के फ्लो में, वो हमें बताई गई है कि कितनी है, 450 ओम्स। तो यहाँ पे हम सर्किट बना लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंडक्टर मौजूद है, उसकी जो हमारे पास इंडक्टेंस है वो हमें बताएगी कि एन AC supply of 100 volts 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट। यानी कि ये जो हमारे पास सर्किट है इसमें हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाई गई है, जिसको मैं यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक सर्कल के अंदर एक वेव से इसे रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स मौजूद है। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है जो कि अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट है वो सबसे पहले टाइम के साथ एक मैक्सिमम पॉइंट तक गया, ठीक है, उसके बाद फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट तक गया और फिर वापस आया है इनिशियल पोजीशन तक। तो ऐसी सोर्स लगाई गई है जो कि ऐसा करंट प्रोड्यूस करे, और उसका जो वोल्टेज है वो हमारे पास है 100 वोल्ट्स, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि हमारे पास एक सेकेंड में 50 साइकिल्स ऑफ करंट जो है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास करंट का एक साइकिल यहाँ पे मौजूद है टाइम t तक। अगर इसे मैं t कह देती हूँ तो टाइम t यानी कि अगर हम 1 सेकेंड लें तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि हमारे पास 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स या 50 वेव्स जो हैं करंट की वो पास हो रही हैं। ठीक है, उसके आगे हमें कहा यह गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। ठीक है, हमने सबसे पहले करंट देखना है कि इस कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरा पार्ट हमारे पास ये है कि हमने फेज एंगल देखना है कि वो करंट और वोल्टेज के दरमियान में कितना है। तो चलें सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किन किन क्वांटिटीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है। रेजिस्टेंस हमारे पास है 450 ओम्स, और फिर हमारे पास इंडक्टेंस कितनी है इंडक्टर की, 2 हेनरी। ठीक है, 2 हेनरी हमने लिख लिया है। और उसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज है इस ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का वो हमारे पास है VRMS, और वो कितना है, 100 वोल्ट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये VRMS वोल्टेज से क्या मुराद है। ये हमारे पास वोल्टेज होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और इससे क्या मुराद है कि देखें हमारे पास अगर यहाँ पे मैं वेव बना रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज की यहाँ पे मैं वेव फॉर्म बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज है और इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे आ रही है V0। मैक्सिमम जिसकी वैल्यू है वो कहलाती है हमारे पास V0। इस तरह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो वोल्टेज की वैल्यू है जो कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.7 से, तो उस वक्त हमारे पास ये वैल्यू आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज की। यानी कि ऐसा वोल्टेज जो कि इतनी पावर जनरेट कर सके जितना कि एक डीसी जो है जनरेट करता है, यानी कि एक डायरेक्ट करंट जितनी पावर जनरेट करता है उतनी पावर ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जनरेट कर सकता है। अब डीसी वोल्टेज हमारे पास ऐसा होता है जो कि अपनी पोलैरिटी या डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से डीसी जो हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है वो भी अपनी पोलैरिटी या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे जैसे कि हमने शो किया है ये हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे पास वोल्टेज मौजूद है वो है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, और उसकी वैल्यू हमने लिख दी है। आगे हमारे पास गिवन है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्ज। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने सबसे पहले ए पार्ट में फाइंड आउट करना है कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितनी है।
ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। फिर बी पार्ट में हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास करंट और वोल्टेज है उनके दरमियान में फेज एंगल कितना है। अब ये फेज एंगल से क्या मुराद है कि देखिए, जब हमारे पास इंडक्टर होता है उसमें जब हम करंट और वोल्टेज के ग्राफ्स बनाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो इंडक्टेंस एल के लिए हमारे पास ग्राफ्स आते हैं वो इस तरह आते हैं कि जो करंट होगा, ठीक है, वो लैग करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो लैग कर रहा है वोल्टेज से, कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट का ये ग्राफ बना रही हूँ, ये हमारे पास करंट है, ठीक है, और इसी तरह जब मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाऊंगी तो हमारे पास सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे वोल्टेज की। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है कि जब हमारे पास वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है तब हमारे पास करंट जो है वो मिनिमम है बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो पहले आ रही है करंट के मुकाबले में। तो इसे हम कहते हैं कि इन दोनों में फेज डिफरेंस है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि रेजिस्टेंस के लिए जब हमारे पास ग्राफ आता है तो दोनों के दोनों जो हमारे पास करंट और वोल्टेज हैं उनकी पीक्स जो हैं वो सेम टाइम पे आती हैं। ये जैसे कि मैंने बनाया है, ये मेरे पास है करंट का ग्राफ टाइम के साथ, और इसी के साथ हम बना देते हैं वोल्टेज का ग्राफ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों के जो हमारे पास पीक वैल्यूज हैं, यानी कि हमारे पास वी नॉट है और ये हमारे पास आई नॉट है, तो ये दोनों वैल्यूज में एक साथ ही आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब हम एक ही सर्किट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को एक साथ लगाएंगे तो दोनों रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का जो इफेक्ट है ये फेज डिफरेंस होने या ना होने का ये कंबाइन होता है, और थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस जो है करंट और वोल्टेज के दरमियान में आता है। तो हम वो देखेंगे कि वो हमारे पास फेज एंगल दोनों के दरमियान में कितना आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखना था कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितनी है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसकी वैल्यू इक्वल होगी हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हमें इम्पीडेंस की वैल्यू तो नहीं पता। तो इस तरह करते हैं कि इस इक्वेशन का हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इम्पीडेंस इक्वल होती है रेजिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो हमारे पास रजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लिख दी है आर से, और उसके बाद जो हमारे पास रिएक्टेंस है इंडक्टर की वजह से वो हम लिख लेते हैं कि वो हमारे पास होती है ओमेगा एल का स्क्वायर। तो देखें, अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू तो नहीं पता। तो अब इस तरह करते हैं कि अब हमें ओमेगा एल की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो इस इक्वेशन के भी हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंस होती है इंडक्टेंस की वजह से वो इक्वल होती है ओमेगा एल के। ठीक है, और वो फर्दर इक्वल होती है हमारे पास 2 पाई एफ एल के। तो अब देखें, हमें यहाँ पे एफ की वैल्यू भी पता है, इंडक्टेंस की वैल्यू भी पता है, दैट मीन्स कि इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं ओमेगा एल की वैल्यू। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 50 हर्ट्ज, और वो फर्दर मल्टीप्लाई हो रही है इंडक्टेंस से जो कि हमारे पास है 2 हेनरी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 628 ओम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है रिएक्टेंस की इंडक्टर एल की वजह से। तो इसे हम कह देते हैं कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हमने वैल्यू निकाली है रिएक्टेंस एक्स एल की। तो स्टूडेंट्स, इससे फर्दर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमने वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।